Over 2.9 million Nepalis call India their home. Nepalis have contributed much to Indian society and have made a success of themselves here in India. India Ware talks to Mr. Narayan Adhikari of URS production and tries to understand the struggle for a Nepali leaving his home to become a success in the great cities of India. सो नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया वेयर को इंटरव्यू देने के लिए। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो जर्नी थी वो क्या थी और आपने किस टाइप के स्ट्रगल्स फेस किए। सी जब हम कुछ बड़ा प्लान करते हैं तो ऑब्वियसली है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी चीज़ों को हमें फेस करना पड़ता है, राइट। एंड कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर पीछे से किसी का सपोर्ट नहीं होता है। आप देखते हैं कि जब कुछ पीछे बैकबोन नहीं है आपका, तो ऑब्वियस है आप उस लेवल तक पहुंचने के लिए, वहाँ उस पोर्शन तक पहुंचने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं। द फर्स्ट जो मेरा प्रॉब्लम था कि फाइनेंशियली आई वाज नॉट गुड एंड बहुत सारे काम करने पड़े उसके बीच में। एंड जब आप यहाँ पे 15-16 साल के एज में हैं और आपको ऐसे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो आपके एक्सपेक्टेशंस में भी नहीं होते, तो विच वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। सो आप मुझे अपना थोड़ा जर्नी के बारे में बताएंगे कि आप नेपाल में कहाँ से हैं और कैसे दिल्ली आने का प्लान बना। मैं जो नेपाल से हूँ वो है कपिलवस्तु। कपिलवस्तु वहाँ के एक जगह का नाम है, जो पुटवाल के पास पड़ता है। इंडिया के बॉर्डर के जस्ट पास ही है कपिलवस्तु, राइट। तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। एंड 15 to 16 ईयर्स के इसमें मैं दिल्ली आया एंड आफ्टर ऑल स्टडीज़ एंड यहाँ अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू किया, ग्रेजुएशन ऑल। एंड कुछ ड्रीम था बहुत बड़ा करने का, एंड अभी भी है, नो डाउट, बिकॉज इतना कुछ अचीव नहीं किया है जितना करना है। सो बेसिकली जो भी जर्नी थी मेरी वहाँ से स्टार्ट हुई, यानी 15-16 साल की एज से स्टार्ट हुई। एंड देन कुछ एक अपना जो ड्रीम था उसके लिए मैंने अपना एक स्टेब्लिश किया, कुछ एक छोटे छोटे गोल्स बनाए अपनी लाइफ में। एंड धीरे धीरे उन सब गोल्स को पूरा करता गया। देन URS प्रोडक्शन बिल्ड किया मैंने धीरे धीरे, छोटे छोटे गोल्स, बिकॉज फर्स्ट मेरा प्रायोरिटी था रहना, खाना, एंड देन मेरी फाइनेंशियल कंडीशन। जो फाइनेंशियल था, जो भी था, पैसों की कमी थी एंड उस चीज़ को पूरा करना था मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी। सो मैंने अपनी लाइफ में छोटे छोटे गोल्स बनाए एंड उन गोल्स को अचीव करता गया उसके हिसाब से। एंड देन आई स्टार्टेड दिस। या तो हम लोग जैसे जानते हैं नेपाल और इंडिया की जो एक ट्रीटी है जो कि 1950 में हुई थी कि कोई भी इंडियन नेपाल जा सकता है, कोई भी नेपाली इंडियन आ सकता है। Exactly. ठीक है, ओपन बॉर्डर्स है हमारे पास। तो इस जो एक फ्री एक्सचेंज है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग जहाँ पे इंडियंस जो है नेपाल जा सकते हैं एंड नेपालीज जो हैं वो इंडिया आ सकते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आइडिया कि जहाँ पे दोनों देशों के बीच में लोगों की इतनी अंडरस्टैंडिंग है। एंड हम यहाँ से जब नेपाल जाते हैं तो जो इंडियन रुपीज़ होती है, इवन वी डोंट हैव टू एक्सचेंज, लाइक हमें कहीं पे एक्सचेंज करना नहीं पड़ता है किसी बैंक में जाके या कहीं पे जाके, हम नॉर्मली शॉप में जाके उसको खर्च कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट और लोगों के बीच में इससे प्यार बढ़ता है और दोनों लोगों के बीच में, जो दोनों देशों के बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, विच इज़ वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल। जो यूआरएस प्रोडक्शन है ये काफ़ी ग्रेट आइडिया लगा मेरे को, इंटरेस्टिंग आइडिया कि आप एक ही फ्लोर के नीचे बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप मुझे थोड़ा कुछ और बता पाएंगे। लाइक यूनिवर्स फॉर राइजिंग स्टार्स, मतलब एक यूनिवर्स है जहाँ पे छोटे बच्चे एक स्टार्स बन रहे हैं, तो इस हिसाब से मैंने स्टार्ट किया। देन इसको धीरे धीरे मैंने स्टेब्लिश किया। देन आज मैं जिस पे वर्क कर रहा हूँ वो वर्क कर रहा हूँ 4 चीज़ों पे। फर्स्ट वन इज़ एंटरटेनमेंट पोर्शन पे, जहाँ पे डांस स्कूल एंड थिएटर क्लास
डील कर रहा हूँ इस पे इवेंट्स पे, एंड थर्ड वन इज हेल्थ एंड वेलनेस, एंड हेल्थ एंड वेलनेस पे हम लोग वर्क करते हैं। एंड फोर्थ हम लोग करते हैं प्रोडक्ट्स पे। बेसिकली अभी प्रोडक्ट्स हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, मैं लॉन्च करने वाला हूँ बहुत ही जल्द। एंड फिफ्थ वन इज एक वेबसाइट जहाँ पे आपको वेडिंग्स से रिलेटेड आपको कुछ भी मटेरियल चाहिए होगा, लाइक मेहंदी वाला, लहंगा चुन्नी, शेरवानी, कुछ भी आपको चाहिए होगा, आप जस्ट उस वेबसाइट को ओपन करके एंड देन हर चीज़ अपने लोकल एरिया का जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है या फिर वेंडर है, आप वहाँ से खुद कांटेक्ट करके एंड देन आप कर सकते हैं। तो आप मुझे थोड़ा सा अपना ना स्टाफ के बारे में बताइए कि कितने लोगों का आपके पास स्टाफ है? राइट नाउ आई हैव अभी मेरे पास 10 to 15 स्टाफ है जो हम साथ में वर्क करते हैं। एंड बहुत अच्छा टीम है जो कि बहुत सपोर्टिव है। एंड जो हर एक टीम का जो मेंबर है बहुत अंडरस्टैंडिंग है। एंड मैं उनके लिए भी, सबके लिए थैंक्स कहना चाहता हूँ। तो ये एक मिक्स्ड स्टाफ है या फिर नेपाली स्टाफ है या इंडियन? इट्स मिक्स्ड स्टाफ। सो हाउ मच नेपालीज आर देयर 2 एंड हाउ मच इंडियंस आर देयर? 12 इंडियंस। नेपाली होने के नाते जब आप दिल्ली में बिजनेस स्टैब्लिश करने की सोच रहे थे तो किस टाइप की आपको प्रॉब्लम्स आई? प्रॉब्लम्स जैसे कि मैंने पहले कहा, द फर्स्ट प्रॉब्लम वाज माय फाइनेंशियल कंडीशन एंड सेकंड प्रॉब्लम वाज आई वाज लाइक मैं अवेयर नहीं था इस एनवायरनमेंट से, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि लोगों का किसी को मैं जानता नहीं था यहाँ पे। फर्स्ट कि मुझे लोगों को जानना है, लोगों से बातचीत करनी है। एंड मेरे माइंड में जस्ट इतना था कि मैं कैसे वहाँ पे लोगों से बातचीत करूँगा, क्या उनको बोलूँगा, बिकॉज मेरी लैंग्वेज भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, लैंग्वेज में भी थोड़ा प्रॉब्लम था। तो बहुत सारी चीज़ें फेस करी लाइफ में और उन सब प्रॉब्लम्स को आगे करते करते एंड देन सब कुछ बिल्ड किया। और जब आपने ये क्या कहते हैं अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन इज ओके एंड आफ्टर दैट लैंग्वेज प्रॉब्लम इज आल्सो ओके, तो और किस तरह के जो बिजनेस में चैलेंजेस होते हैं कि भाई आपको नेपाली होने के नाते रजिस्ट्रेशन करवाना, वो सारी चीज़ें, तो उनको आपने कैसे फेस किया? जब आप इंडिया में रहते हैं तो जब आप स्टार्ट कर रहे हैं ऐसा कुछ रजिस्ट्रेशन कुछ करते हैं तो एज सच कुछ प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ता है, बिकॉज यू हैव दैट आइडेंटिटी प्रूफ, जो एक आपका आइडेंटिटी है वो प्रूफ रहता है। तो आपको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता है। एंड इंडियन गवर्नमेंट इज़ अ वेरी गुड गवर्नमेंट जहाँ पे आपको सर्विसेज की जो रजिस्ट्रेशन है वो ईजिली मिल जाता है। बट ये है, आपको थोड़ा भागदौड़ तो करनी पड़ती है हर कहीं और हर पोर्शन पे आके। तो ये इतना बिग डील नहीं था, बट फिर भी किसी पोर्शन पे कई ऑफिसर्स ऐसे मिलते हैं कि जहाँ पे आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, उनसे बातचीत करनी पड़ती है। एंड कभी कभी ऐसा टाइम आया कि लोगों ने वहाँ पे कंप्लेंट्स करी अबाउट मी कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा है। तो बट फिर भी मेरे लिए, मैं अगर अंदर से सच्चा हूँ तो कुछ भी। तो आप जो हमारी गवर्नमेंट है अभी, नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है, उसके अंदर बिजनेस जो क्लाइमेट है, ठीक है, बिजनेस की जो हवा है, उसको किस तरह से देख सकते हैं? और अगर हम देखें तो जो नरेंद्र मोदी हैं वो नेपाल के अंदर भी काफ़ी पॉपुलर है ना? तो अगर हम देखें, इंडिया जो अभी है वो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। तो इससे आपको क्या बेनिफिट हुआ? जैसे आप दिल्ली में आए, ठीक है, तो आपका जो डिसीजन है वो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग जो इकोनॉमी है उससे आपको कुछ बेनिफिट मिला? मोदी जी की सरकार जो है, मैं एक्चुअली मोदी जी के सपोर्ट में ही हूँ। तो जहाँ तक मुझे लगता है, जो मोदी जी की सरकार आने के बाद जो यंगस्टर्स को जो एक यूथ के लिए एक जो अच्छा वो है, लाइक ये लोन एंड ऑल का या फिर कुछ फैसिलिटीज़ का जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए, विच इज़ वेरी गुड और बहुत हेल्पफुल है आज के यूथ के लिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोदी सरकार जो है अपना बेस्ट दे रही है और नए यंगस्टर्स एंटरप्रेन्योर्स को आगे सपोर्ट कर रही है, विच इज़ वेरी गुड। या तो आपको जैसे पता है कि 2.9 मिलियन नेपालीज इंडिया के अंदर रहते हैं, ठीक है, इन इंडियन सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो नेपाली हैं वो जो डिजिटल इंडिया मोदी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है उससे काफ़ी इंप्रेस हुए हैं। अगर हम आपको ही देख लें तो आपका भी काफ़ी अच्छा इवेंट में डिजिटल मार्केटिंग करते हैं आप, ठीक है। तो आप
क्या सोचते हैं जो नेपाली अभी इंडिया आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी टाइप हो सकता है? देखिए, अगर कोई अपना विज़न, अपना कोई ड्रीम लेके अगर इंडिया में आता है तो उसके लिए बहुत स्कोप है। वो अपने छोटे छोटे गोल्स बना के और चाहे उसको कुछ भी स्टार्टअप करना हो, लाइक एक होटल करना हो या कोई फूड से रिलेटेड कुछ रेस्टोरेंट्स काइंड ऑफ कुछ करना हो, या इवन इवेंट मैनेजमेंट में लगा लीजिए, अगर उसको अपना कुछ इवेंट मैनेजमेंट में करना हो या कुछ भी ऐसा ड्रीम लेके आता है तो आज के टाइम में हर एक पॉइंट पे उसको सपोर्ट मिल रहा है, राइट। जो चाहे आप गवर्नमेंट की तरफ से देख लीजिए, चाहे लोगों की तरफ से देख लीजिए, बिकॉज आजकल का जो नेपालीज और जो इंडियंस का रिलेशन है बहुत डीप बन चुका है, एंड लोग ट्रस्ट करते हैं कि या दे आर द नेपालीज और ट्रस्ट वर्दी है, तो हर तरफ से सपोर्ट है। तो अगर हम देखें, एक मैं आपको नॉर्मल पॉलिटिक्स क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इंडिया एक फर्स्ट कंट्री है। जब भी आप नेपाल में भूकंप आता है या फिर कोई भी दुर्घटना होती है, ठीक है, तो भारत हमेशा फर्स्ट होता है कि उसको सर्व करने के लिए, ठीक। सो ड्यूरिंग द टाइम जब भी हम देखते हैं एक बहुत बड़े स्केल पे इंडिया की जो मीडिया है, ठीक है, वो उसके बारे में जो नेपाल है कई बार बोलता है कि आप हमारी प्राइवेसी में इंटरप्ट कर रहे हैं। तो बट पूरा की पूरा काम जो किया जा रहा है वो एक गुड वर्क की तरह किया जा रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये अगर हम लोग नेशनल लेवल की बात करें तो इंडिया एक कंट्री और नेपाल एक कंट्री है। देखिए, कुछ ना कुछ बीच में पॉलिटिक्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। देखिए, इस लेवल तक जाके हम नहीं सोच सकते या उस चीज़ को हम नहीं जज कर सकते हैं, बिकॉज उनके लिए जो वहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं वो बैठे हैं, इधर अपने पॉलिटिशियंस बैठे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन कह सकते हैं या ऐसा कुछ कह सकते हैं, जिससे ये चीज़ें जो है मैटर करती हैं। जी। तो अगर हम इंडिया में अभी बात करें, जीतू राय के बारे में बात करते हैं हम, जो कि एक नेपाली हैं और एक सिटीजन बन गए हैं इंडिया के, और इंटरनेशनल जो चैंपियनशिप्स हैं उनमें गोल्ड ला रहे हैं बार बार। इसके बारे में नेपाली क्या सोचते हैं? देखिए, बहुत प्राउड फील होता है जब ऐसा कुछ होता है तो, एंड हम खुद सोचते हैं कि यार अगर वहाँ से नेपाल जो नेपालीज हैं वहाँ से कोई आके इंडिया में गोल्ड मेडल जीत रहा है तो इसलिए हमारे लिए बहुत प्राउड फील होता है। या सो अभी आप इंडिया में वापस आ चुके हैं, तो मुझे आप थोड़ा सा बताइए कि आप नेपाल के बारे में क्या मिस करते हैं और कोई अच्छा सा जो फूड, जो वहाँ की डिश है जो आपको पसंद हो। वहाँ की, देखिए, वहाँ के जो पहाड़ हैं और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो शुद्ध इतना पोल्यूशन नहीं है वहाँ पे, तो वो चीज़ बहुत मिस होता है। एंड वहाँ का खाना, वहाँ की जो साग होती है, सरसों की साग, पंजाब में भी पाया जाता है सरसों का साग, वहाँ भी बहुत फेमस है वो, एंड वो बहुत मिस करता हूँ मैं बेसिकली। अच्छा, तो अभी हम देखें, जब आप हमेशा से इंडिया नेपालीज के लिए वेलकम करता रहा है कि आप आइए, है ना, तो आप जब यहाँ पे आए तो आपको नेपाल एम्बेसी से किसी टाइप की कोई हेल्प मिली? और जो नेपालीज अभी आ रहे हैं, ठीक है, उनको उनके ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए, उनका बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, एम्बेसी से अगर मैं कुछ एक्सपेक्ट करूँ तो एज सच मुझे कुछ नहीं मिला, बिकॉज मुझे आइडिया भी नहीं था अबाउट नेपाल एम्बेसी एंड ऑल, और ना ही ऐसा कोई टाइम मिला कि मैं उनसे जाके कुछ कांटेक्ट करूँ या फिर बातचीत करूँ इस बारे में। मैं अपने काम में ही बिजी रहा पूरी लाइफ टाइम। एंड जहाँ तक आजकल के जो नेपालीज हैं, जो यंगस्टर्स हैं, यूथ है, अगर वो ऐसा कुछ प्लान करते हैं लाइक यहाँ पे आके एम्बेसी में बात करें एंड ऑल, तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है उनको, बिकॉज मैंने हाल ही में अभी कुछ स्टडी किया था इसके रिगार्डिंग अबाउट नेपाली एम्बेसी में, तो वहाँ से कुछ उनको सपोर्ट मिल सकता है। और यहाँ पे आके कुछ अगर इन्वेस्टर से कुछ बात करते हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से उनको सपोर्ट जरूर मिलेगा। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है नेपाल का, अगर वो यहाँ पे आके अपना ड्रीम कुछ अचीव करना चाहते हैं तो बहुत कुछ आजकल बहुत सपोर्टिव है।